हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो ये वीडियो हमारा जो हम क्लास 9th का साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे तो उसी का ये पार्ट 3 वीडियो है। और इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 26 तक सॉल्व कर लिया था। यानी कि हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में। अब हम आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 और इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है और सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे हमारे 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 को करते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में ए और बी दो पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ए पार्ट में हमसे क्या कहा गया है कि समस्थानिक समभारिक से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो आपको समस्थानिक और समभारिक में अंतर पता ही होगा। समस्थानिक किसे कहते हैं, तो समस्थानिक के परमाणु संख्या समान यानी कि बराबर होती है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। लेकिन जो समभारिक होता है तो समभारिक का परमाणु संख्या अलग अलग और द्रव्यमान संख्या समान होती है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हम आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के ए पार्ट का कि समस्थानिक के परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, जबकि अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, समभारिक। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 के ए पार्ट का आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो देखिए बी पार्ट में हमसे क्या कहा गया है कि समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, तो ये आप देख सकते हैं समस्थानिक के 3 अनुप्रयोग ये हमने लिख दिया। पहला अनुप्रयोग क्या है कि यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। और दूसरा क्या है अनुप्रयोग कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। और तीसरा घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। ये बिल्कुल सेम आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है, तो इसे आप जरूर से जरूर याद कर लेना। ठीक है, ये हमारा क्या है, समस्थानिक के 3 अनुप्रयोग है। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। तो इसमें भी ए और बी दो पार्ट हैं। तो ए पार्ट में क्या पूछा है कि जंतुओं में कोशिका के पास किन किन गैसों का आदान प्रदान होता है। तो हमें जैसे कि पता है कि जंतुओं में कोशिका के पास किन किन गैसों का आदान प्रदान होता है। तो एक तो होता है ऑक्सीजन यानी कि O2 का, और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको इसका आंसर भी दिखा दूंगा। इससे पहले हम एक बार बी वाला भी पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे पूछा है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो अब चलिए मैं आपको इन दोनों का आंसर दिखाता हूं। तो देखिए सबसे पहले ए पार्ट का आंसर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन और दूसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर हो गया। और बी पार्ट का आंसर देखिए, ये हमारा पूरा बी पार्ट का आंसर है। इसमें क्या है आंसर कि कोशिका सभी जीवों की मूल इकाई होती है। कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशेष कार्यों के अनुरूप होते हैं। आगे क्या कहा गया है कि कोशिकांगों के कारण ही कोई कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है, इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा बी पार्ट का आंसर है और ये जो है ये हमारा ए पार्ट का आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम लिखिए। तो सबसे पहले ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। इसमें हमें तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम लिखना है। तो इसका नाम होता है हमारा न्यूरॉन। ठीक है, आगे ये भी कहा गया है कि इसका नामांकित चित्र भी बनाइए। तो इसका हमसे चित्र बनाने के लिए भी कहा गया है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमसे पूछा गया था कि तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम, तो इसका नाम हो जाएगा न्यूरॉन। और फिर इसका हमसे एक नामांकित चित्र बनाने के लिए भी कहा गया था। तो देखिए इसका चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो ये आप देख सकते हैं, ये तंत्रिका तंत्र का एक नामांकित चित्र है। ठीक है, ये सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा केंद्रक। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं डेंड्राइट, और इसके अलावा ये तंत्रिका कक्ष, और ये हमारा कोशिका काय, यानी कि ये पूरा जो है ये कोशिका काय है। ठीक है, तो इस तरह से आपको तंत्रिका तंत्र का एक नामांकित चित्र बना देना है। सबसे पहले आपको इस तरह से बना देना है, और इसमें ये जो नाम है ये आपको लिख देना है। ठीक है, ये आपका बुक में भी बना हुआ है, आपकी एनसीईआरटी बुक में, तो उसी तरह से आप बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें हमें अथवा में भी दिया गया है, यानी कि या तो आपको एग्जाम में ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी बता देता हूँ ताकि आपको दोनों अच्छे समझ में आ जाए। तो इसमें हमसे पूछा है कि रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, और फिर आगे ये भी हमसे पूछा है कि इसके घटक क्या हैं। तो चलिए इसका आंसर कर लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि रक्त शरीर के सभी अंगों के संयोजन का काम करता है तथा गैसों, पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में संवहन का काम करता है, इसलिए इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद हमसे इसके घटक भी पूछा गया था, तो इसके घटक आप देख सकते हैं, ये सारे घटक हैं। सबसे पहले प्लाज्मा, इसके अलावा लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी, इसके अलावा श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये हमारे रक्त के घटक हैं, और ये हमारा हो गया कंप्लीट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें हमसे क्या पूछा है कि एक बाइक विरामावस्था से चलकर 3 मिनट में 36 किलोमीटर प्रति घंटे का एक समान वेग प्राप्त कर लेती है, परिकलित कीजिए। तो इसमें दो पार्ट पूछा गया है हमसे। फर्स्ट पार्ट में त्वरण पूछा है, और सेकंड पार्ट में पूछा है कि इस वेग को प्राप्त करने तक बाइक द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, हमसे कहा गया है कि जो बाइक है वो विरामावस्था से चलकर 3 मिनट में 36 किलोमीटर प्रति घंटे का एक समान वेग प्राप्त कर लेती है। तो इसमें जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा यानी कि प्रारंभिक वेग यानी यू जो होगा वो हमारा 0 होगा, क्योंकि बाइक जो है वो विरामावस्था से चलकर 3 मिनट में 36 किलोमीटर प्रति घंटे का एक समान वेग प्राप्त कर लेती है। तो इसीलिए जो बाइक है वो विरामावस्था से चल रही है, इसीलिए हमारा प्रारंभिक वेग यानी कि u का मान जो है वो 0 होगा। चलिए इसका पूरा आंसर मैं आपको दिखाता हूं, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे कि हमारा इसमें u का मान यानी कि प्रारंभिक वेग हमारा 0 हो जाएगा। इसके अलावा जो v है यानी कि फाइनल वेलोसिटी यानी कि ये हमारा अंतिम वेग, तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये हमारा 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि हम 5/18 का गुणा कर देते हैं। तो इसीलिए 36 में हम गुणा कर देंगे 5/18 का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये 18 एकम 18, ये 18 दूना 36 कट जाएगा, तो ये 2 और 5 का गुणा कर देंगे, तो ये 10 मीटर पर सेकंड ये हमारा आ गया। ठीक है, इसके अलावा टाइम यानी कि समय हमें 3 मिनट दिया है, तो इसको भी हम सबसे पहले सेकंड में चेंज करेंगे। तो इसीलिए 3 का 60 में गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ये आ जाएगा हमारा 180 सेकंड। ठीक है, अब हमसे पूछा है फर्स्ट पार्ट में त्वरण, तो इसीलिए फर्स्ट पार्ट को अब करने के लिए सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, v = u + at। ठीक है, तो इसमें जो ये हमारा v है ये फाइनल यानी कि अंतिम वेग होता है, u होता है प्रारंभिक वेग, a होता है हमारा त्वरण, और जो t है ये होता है हमारा समय। ठीक है, तो v हमें पता है, ये आप देख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड, तो v की जगह पे 10 लिखेंगे। इसके अलावा u भी हमें पता है, ये आप देख सकते हैं u ये 0 है, a हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है, और t हमें पता है ये रहा 180। तो इसीलिए सबका मान हम रख देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 10 को तो हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। इसके अलावा ये जो 180 है ये गुणा में है, बराबर के इधर आके भाग में हो जाएगा, तो इसीलिए हमने इसको नीचे लिख दिया, और 0 को लिखने की जरूरत तो है ही नहीं,
ठीक है। और इसके बाद क्या बच गया, सिर्फ ए, तो ए को हमने उतार दिया एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये 0 से एक 0 कट जाएगा तो क्या बचा, 1/18, तो ये हमने 1/18 लिख दिया, बराबर में क्या है, ए। तो इस तरह से हमारा ए का मान 1/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमारा आ गया, ठीक है। तो यही हमारा त्वरण है 1/18, यानी कि यही आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अब चलिए सेकंड पार्ट को करते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमसे ये पूछा है कि इस वेग को प्राप्त करने तक बाइक द्वारा तय की गई दूरी। तो चलिए अब इसका आंसर कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हमसे तय की गई दूरी पूछा गया है, तो इसीलिए इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, s = ut + ½ at स्क्वायर वाला, ठीक है। तो अब इसमें सबका मान रख देंगे। u का मान हमें पता है 0 है, t का मान भी हमें पता है 180 सेकेंड है, फिर प्लस में ये हाफ, इसको हमने उतार दिया, फिर a का मान देखिए ये हमने a का मान पहले ही निकाल लिया फर्स्ट पार्ट में, तो a की जगह पर जो है यहाँ पर हमने 1/18 लिख दिया। इसके बाद t स्क्वायर है, तो t का मान 180 है, स्क्वायर लगा हुआ है इसीलिए इसको हमने 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले देखिए ये 0 और 180 का गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो इसीलिए ये हमारा पूरा खत्म हो गया क्योंकि ये पूरा 0 बन गया। इधर अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये हमारा 18 के पहाड़े से एक बार में और ये 18 के पहाड़े से 10 बार में कट जाएगा। इसके अलावा ये 2 एकम 2, ये 2 पंजे 10 कट जाएगा। अब 5 बच रहा है और ये 180 बच रहा है, तो 5 और 180 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 900, यानी कि ये हमारा 900 मीटर यही आंसर है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का आंसर ये हमारा हो गया, तय की गई दूरी जो है वो 900 मीटर है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में ही हमें अथवा में भी दिया गया है, यानी कि आप चाहें तो ऊपर वाला ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर ये नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये वाला भी समझा देता हूँ। तो देखिए इसमें हमसे क्या कहा गया है कि एक बस गंतव्य स्थान A से B तक 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है और फिर वापस A पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है, परिकलित कीजिए। तो इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को कर लेते हैं। इसमें हमसे पूछा है बस की औसत चाल, तो हमें इसमें बस की औसत चाल बतानी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई एक बस है जो कि A बिंदु से B तक जाती है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि चाल जो है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से A से B तक जाती है इस तरह से, ठीक है। और फिर दोबारा B से A तक वापस लौटती है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। तो हमसे इसमें ये पूछा है कि बस की औसत चाल क्या होगी। तो देखिए कैसे बताएंगे हम। इसके लिए सबसे पहले ये समझिए कि जो बस है वो A से B तक जा रही है और B से दोबारा A पर वापस आ रही है, तो ये कुल कितनी दूरी है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। यानी कि बस जो है वो कुल कितनी दूरी तय कर रही है A से B तक जाने में, तो वो हमें नहीं पता है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे कि x मान लेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना दूरी जो है वो हमने x मान लिया। अब इसके बाद हम सबसे पहले समय निकालेंगे, क्योंकि हमें औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल निकालने का हमारा सूत्र क्या होता है, कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। तो इसीलिए दूरी तो हमें पता है कि ये हमारा x है। इसके बाद समय जो है वो हमें निकालना पड़ेगा, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर हम समय निकाल रहे हैं। तो समय निकालने के लिए ये हमारा सूत्र होता है समय बराबर में दूरी बटे चाल। तो देखिए दूरी हमें पता है कि x है, इसीलिए दूरी की जगह पर हम x लिखेंगे, बटे में चाल जो है, यानी कि सबसे पहले A से बस B तक जा रही है तो ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो इसीलिए चाल हमारा 36 हो गया और दूरी x हो गया, तो ये हो गया x बटे 36 समय। ये हो गया पहले वाले कंडीशन के लिए, यानी कि जब बस A से B तक जा रही है तो ये हमारा समय इसके लिए हो गया।
इसके बाद बस जो है वो बी से दोबारा ए पर वापस आ रही है, तो इसका समय ये हो जाएगा, क्योंकि बी से जब वापस ए पर आ रही है तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, इसीलिए इस बार चाल 72 हो जाएगा और दूरी तो वही रहेगा सेम x। तो इसीलिए एक समय हमारा ये हो गया x/36 और दूसरा समय x/72। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे औसत चाल। तो औसत चाल निकालने का ये हमारा सूत्र होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो देखिए कुल दूरी कितनी हो जाएगी, बस सबसे पहले A से B तक गई तो ये दूरी, इतनी दूरी को हमने x माना है। फिर इसके बाद बस जो है वो B से दोबारा A पर वापस आई तो इतना दूरी फिर से कवर करेगी, यानी कि दोबारा से x दूरी कवर करेगी। तो इसीलिए हम 2 बार x + x लिखेंगे कुल दूरी की जगह पर। ठीक है, बटे में कुल समय। तो इस कुल समय को ध्यान से देखिए, कुल समय हमारा कितना हो जाएगा, एक तो समय ये वाला है और दूसरा समय ये वाला है, तो इन दोनों समय को हम यहाँ पर जोड़ दिया है। ठीक है, अब देखिए ये x + x, ये 2x हो गया। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम करते हैं, 36 और 72 का। तो आप एलसीएम करके देखना, आपका आंसर 72 आ जाएगा। तो इस तरह से आप 72 लिख देंगे। इसके बाद क्या करते हैं हम कि इस 36 से 72 को भाग करते हैं तो 2 आएगा, 2 का इस ऊपर वाले x में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, तो इसीलिए यहाँ पर 2x लिख देंगे। इसी तरह से इस 72 से इसको भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इस x में गुणा कर देंगे तो 1x यानी कि x हो जाएगा, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद ये जो 2x है इसको हमने उतार दिया एज इट इज़, यहाँ पर ये 2x और x को जोड़ दिया हमने तो 3x हो गया, और नीचे 72 है तो ये हमने 72 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। जो ये 2x है इसको हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया। ये जो हमारा बटे में 72 है ये जब ऊपर जाता है तो गुणा हो जाता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर गुणे में 72 लिख दिया। और फिर इसके बाद बटे में 3x था तो इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये x से x कट जाएगा और ये 3 से ये जो 72 है ये भी हमारा कटेगा 24 बार में। ठीक है, तो अब हमारे पास 24 और ये 2 बचा, तो 24 और 2 का गुणा कर देंगे तो 24 दूना ये हो गया 48, यानी कि औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, तो देखिए सेकंड पार्ट में इसमें हमसे पूछा है कि बस द्वारा तय की गई दूरी यदि बस तय दूरी को 3 घंटे में पूरा करती है। तो इसका आंसर अभी हम करेंगे। सबसे पहले ये थर्ड वाले क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें हमसे पूछा है बस का विस्थापन, तो ये तो बहुत ही ईजी है, इसका आंसर हमारा 0 हो जाएगा। कैसे, हमें पता है कि जो बस है वो A से B तक गई, फिर B से दोबारा A पर वापस आ गई, यानी कि जहां से बस चलना शुरू किया था वहीं पर दोबारा वापस लौटकर आ गई, तो इसीलिए इस कंडीशन में हमारा विस्थापन कितना होता है, 0 होता है। तो इसीलिए जो हमारा ये थर्ड है इसका आंसर तो 0 हो जाएगा। इस सेकंड का आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए सेकंड में हमसे दूरी पूछा गया था, तय की गई दूरी, तो इसीलिए इसमें हम दूरी वाला सूत्र लगा देंगे जो कि होता है दूरी बराबर चाल गुणा में समय। तो चाल तो हमने पहले ही निकाल लिया, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में हमने निकाल लिया था 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल की जगह पर 48 लिखेंगे। समय हमें पता है ये हमारा है 3 घंटे, तो इसीलिए 48 और 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 144 किलोमीटर। तो ये है हमारी कुल दूरी 144 किलोमीटर। इसके बाद थर्ड का आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, विस्थापन हमसे पूछा गया था तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि मंगल का द्रव्यमान इतना किलोग्राम है और उसके एक चंद्रमा का इतना किलोग्राम है। यदि मंगल और उसके चंद्रमा के बीच की दूरी इतना किलोमीटर है तो मंगल द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल की गणना करें।
और इसमें हमें कैपिटल जी का मान ये दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमसे बल की गणना करने के लिए कहा गया है। तो चलिए इसका आंसर कर लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे हम, सबसे पहले जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। तो हमें मंगल का द्रव्यमान दिया गया है इतना, यानी कि 6.42 गुणा 10 की पावर 23 किलोग्राम। ठीक है, इसको हम कैपिटल एम से दिखा रहे हैं। इसके बाद जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो हमें इतना किलोग्राम दिया गया है, इसको हमने स्मॉल एम से दिखाया है। ठीक है, और जो बीच की दूरी है यानी कि डिस्टेंस जो है इसको हमने स्मॉल डी से दिखाया है, तो ये हमें इतना किलोमीटर दिया हुआ है। इसके अलावा और हमें क्या दिया है, हमें कैपिटल जी का मान ये दिया गया है। ठीक है, तो हमसे बल की गणना करने के लिए कहा गया है, तो इसीलिए हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बल बराबर कैपिटल जी, ये कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप सबका मान रख देंगे। सबसे पहले देखिए g है तो g का मान हमने ये रख दिया, फिर मल्टीप्लाई में m है तो इसीलिए ये मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और ये जो कैपिटल M है इसका मान ये पूरा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा। तो हमने कैपिटल M की जगह पर ये लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और फिर इसके बाद जो ये स्मॉल m है इसका मान ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये हमने लिख दिया। फिर नीचे डी स्क्वायर है तो डी का मान आप देख सकते हैं ये रहा, तो इसीलिए डी स्क्वायर है, इसीलिए हमने इसको 2 बार यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखिए इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। कैसे किया है, ये जो 6.7 है इसको हमने उतार दिया एज इट इज, इसके अलावा 6.42 इसको भी हमने उतार दिया, और ये जो हमारा 1.08 है इसको भी हमने यहाँ पर उतार दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है इसको समझिए ध्यान से। यहाँ देखिए 10 की पावर -11, यहाँ 10 की पावर 23 और यहाँ 10 की पावर 15। ऊपर यहाँ पर सारे जो बेस हैं यानी कि आधार वो सेम है। ठीक है, तो जब आधार सेम होते हैं और गुणा में होते हैं तो हम घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसीलिए ये -11 और 23 और 15 इनको हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। इसके बाद नीचे भी देखिए 10 की पावर 5 और ये 10 की पावर 5 है, तो ये क्या है, भाग में है दोनों, तो इसीलिए इनके भी बेस सेम ही है 10-10। तो जब भाग में होता है तो हम माइनस कर देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमने -5 और -5 2 बार कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। इसके बाद ये और ये नीचे बच गया है तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, 6.7, 6.42 और 1.08 इनका हमने गुणा किया तो हमारा आंसर ये आ गया। इसके बाद इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर 10 की पावर 17 आया। कैसे आया, सबसे पहले देखिए -23, सॉरी ये हमारा -23 नहीं है, प्लस का 23 और प्लस का 15 इसको हमने जोड़ा तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 और 5 8, 2 और 1 3, यानी कि इनको जोड़ने पर 38 आ गया। फिर ये -11, -5 और -5 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हमारा -5 -5 जो है ये हो गया -10 और ये -11, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये -21 हो जाएगा, और ये 23 और 15 को जोड़ने पे कितना आया था 38, तो 38 को हमने कर दिया। अब देखिए -21 और प्लस का 38, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 38 में से 21 को घटा देंगे तो ये हमारा बच जाएगा 17, तो यही हमारा 10 की पावर 17 आया है। आई होप अब आपको समझ में आ गया है अच्छे से। अब इसके बाद यहाँ पर इन दोनों का हमने गुणा कर दिया तो हमारा ये आ गया। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद हमने क्या किया है कि ये जो हमारा है 46.45512, इसमें हमने इससे भाग कर दिया तो हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, वैसे ये पॉइंट के बाद आगे भी आएंगे लेकिन हमने इतना लिख दिया है। तो इसके बाद ये जो है गुणा में 10 की घात 17 इसको हमने उतार दिया एज इट इज। अब देखिए इसके आगे ध्यान से समझिए, इसको हमने आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। कैसे, पॉइंट हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि पॉइंट जो है वो हमारा 2 अंकों के बाद लगा हुआ है, लेकिन जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो पॉइंट से पहले यानी कि
जो हमारा पॉइंट होता है वो एक अंक के बाद लगा होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है एक अंक के बाद पॉइंट आ गया। अब हमने पॉइंट को एक अंक तक इधर शिफ्ट किया है, इसीलिए यहाँ पर जो पावर है इसमें एक हमारा जुड़ जाएगा। तो इसीलिए 10 की पावर 17 था, तो यहाँ पर 10 की पावर 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर पॉइंट हमारा इधर आ गया, तो 4.55 ये बन गया। इसके बाद ये पूरा हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जनरली हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 4.55 गुणा 10 की घात 18 न्यूटन, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा है, ए और बी। तो ए पार्ट में क्या कहा गया है कि एक ध्वनि तरंग 346 मीटर पर सेकंड की चाल से गमन करती है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.8 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या है। तो इसमें हमसे तरंग की आवृत्ति पूछा गया है। और बी पार्ट में क्या पूछा है कि क्या उपरोक्त ध्वनि श्रव्य है, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं अब हम। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। हमें चाल दिया गया है 346 मीटर पर सेकंड, इसके अलावा तरंग दैर्ध्य हमें दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हमें मीटर में बनाना होता है। तो इसीलिए इसको मीटर में बनाने के लिए हम इसमें 100 से भाग कर देंगे। तो 1.8 बटे 100 मीटर, ये हमारा हो गया मीटर में। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, आवृत्ति। तो इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, चाल बराबर तरंग दैर्ध्य गुणा में आवृत्ति। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी। तो देखिए v यानी कि चाल हमें पता है 346, तो इसीलिए चाल की जगह पर 346 लिखेंगे। तरंग दैर्ध्य भी हमें पता है, ये रहा 1.8 बटे में 100, और गुणा में आवृत्ति हमें निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इसको तो यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। ये बराबर के इधर 100 नीचे है, बराबर के इधर जब जाएगा तो ये हमारा ऊपर यहाँ आ जाएगा, और ये 1.8 ऊपर है, बराबर के इधर जब आएगा तो ये हमारा नीचे आ जाएगा। अब देखिए 1.8 था, यहाँ पर हमने क्या किया है कि पॉइंट हटा के 18 लिख दिया। तो जब हम पॉइंट हटाएंगे तो इसीलिए ऊपर 10 आ जाएगा, क्योंकि जब हमारा इस तरह से 1.8 होगा तो हम ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 लिखते हैं, इसीलिए जब हम नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर इन सब का गुणा कर देंगे और फिर बटे में 18 है, तो इसमें 18 से जब हम भाग करेंगे तो हमारा आंसर इतना आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट इतना नहीं आएगा, पॉइंट के बाद भी आएगा, लेकिन ये हमने अप्रॉक्स में लिख दिया है 19,222 हर्ट्ज। ये HZ जो है ये हमारा है हर्ट्ज, तो इसीलिए आवृत्ति हमारा इतना आ गया। ठीक है, तो इसके बाद बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था, देखिए तो बी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि क्या उपरोक्त ध्वनि श्रव्य है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे करेंगे, जो हमारा ये फर्स्ट वाले में ये आंसर आया है, इतना हमारा 19,222 हर्ट्ज आया है। तो ये जो ध्वनि है, क्या इतनी ध्वनि को हम सुन सकते हैं, यानी कि क्या ये ध्वनि श्रव्य है। तो हाँ, ये ध्वनि श्रव्य है, इसीलिए इसके आंसर में हम लिखेंगे हाँ उपरोक्त ध्वनि श्रव्य है, क्योंकि हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20 किलो हर्ट्ज के बीच की ध्वनि सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा बी का आंसर ये पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे क्या पूछा है कि कृषि में लाभ को अधिकतम करने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न फसल पैटर्न क्या हैं, किन्हीं 3 पर चर्चा कीजिए। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो देखिए इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा मिश्रित फसल। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक फसल को एक साथ उगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हो जाएगा हमारा अंतर फसल। इसमें क्या होता है
कि इसमें 2 या 2 से अधिक फसल एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाया जाता है। और तीसरा हमारा हो जाएगा फसल चक्र। इसमें खेतों में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाना फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 ही हमसे पूछा गया था, तो ये हमने 3 बता दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 34 है, तो यहाँ से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जो सेक्शन डी है, तो यहाँ से हम सेक्शन डी के क्वेश्चंस को यानी कि 34 और इसके आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 34 और इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।